कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अच्छा, ये ना IFRS के साथ है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कुछ रूल्स। फ्रेमवर्क क्या मतलब होता है? कुछ रहनुमाई, गाइडेंस। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकाउंटिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं उसके बाहर एक बाउंड्री लगा दी गई। फ्रेमवर्क, एक फ्रेम बना दिया गया कि भाई इसका मतलब ये है। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट किसका? जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या काम करता है? ये डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट किसके? जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बहुत ज्यादा यूजर इस्तेमाल करते हैं। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे ना हमने, इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर। अब इसका पर्पस क्या है? इस पर्पस के अंदर ये सारे आपके ना MCQs लिखे हुए हैं। कहता है कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपेरेंस बाय एनहांसिंग द इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। हुआ क्या? स्टैंडर्ड में कोई बात लिखी हुई है, अब उस बात सही तरह समझ नहीं लग रही, उस लिमिट का नहीं पता चल रहा, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने आकर उसको डिफाइन किया कि इसका मतलब ये है। तो क्या हुआ? तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ISAs और IFRS that contribute to transparency by enhancing the international comparability and quality of financial information. दूसरा इसका मकसद क्या है? strengthen accountability by reducing the information gap between provider of capital and management. मतलब इसने इंफॉर्मेशन गैप को खत्म कर दिया। किनके दरमियान था इंफॉर्मेशन गैप? एक कैपिटल दे शेयर होल्डर और एक मैनेजमेंट। अब शेयर होल्डर को बताया कि ये जो मैनेजमेंट वाले काम कर रहे हैं ये चीज होती है। मतलब उनके दरमियान में इंफॉर्मेशन का गैप होता है। शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, और मैनेजमेंट वो होती है जो अकाउंट बना रही होती है। अब उनके दरमियान में इंफॉर्मेशन गैप का मतलब ये होता है कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो शेयर होल्डर को नहीं पता। तो फिर किसने इसको एक्सप्लेन कर दिया? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने, जिससे वो जो इंफॉर्मेशन गैप है वो खत्म। ये रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ ये चीजें हाईलाइट करके ओके हो जाना। ये IFRS एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आर आल्सो सोर्स इंफॉर्मेशन फॉर, ये रेगुलेटर के लिए सोर्स इंफॉर्मेशन है। रेगुलेटर कौन है? SECP, ICAP, FBR, ये सारे रेगुलेटर हैं। अब ये क्या है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और IFRS से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी फॉर यूज ऑफ द सिंगल ट्रस्टेड अकाउंटिंग लैंग्वेज। कहता हुआ ये कि एक लैंग्वेज इस्तेमाल करने की वजह से और ज्यादा जो अकाउंटिंग है वो क्लियर हो गई। पहले क्या था कि जो लफ्ज के मतलब है ना, हर बंदा अपने मतलब निकाल लेता था। ये मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी हो सकता है। फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने क्या किया कि उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, उसको बताया कि इसका जो मतलब आप बना रहे हो वो किस लैंग्वेज की वजह से बन रहा है, किस वजह से मतलब बन रहा है। तो ये 4 पर्पस हैं। पहला पर्पस क्या था? ट्रांसपेरेंसी बाय एनहांसिंग द इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी, क्वालिटी बढ़ाई। दूसरा, रिड्यूस कर दिया इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन कैपिटल प्रोवाइडर और मैनेजमेंट के दरमियान। तीसरा, रेगुलेटर को इंफॉर्मेशन देता है। और चौथा पर्पस क्या है? कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि चीजों के फायदे बढ़ गए। जाहिर सी बात है, चीजों में जो गलत इंफॉर्मेशन थी वो खत्म हो गई, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, गैप कम हो गया इंफॉर्मेशन का, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी पहले से बढ़। ये नोट देखिए, ये आपके MCQs में आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट स्टैंडर्ड। लोग इसको IFRS समझ लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क
उसकी प्रोवाइडर है, फाउंडेशन प्रोवाइडर है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IAS नहीं है, ना ही IFRS है। IAS और IFRS ये एक चीज है, पुराना नाम नया नाम, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड, तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट स्टैंडर्ड एंड नथिंग इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड ऑफ एनी स्टैंडर्ड। क्या मतलब है, ये उसको एक्सप्लेन तो करता है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं करता जो स्टैंडर्ड में ना हो, स्टैंडर्ड से बाहर नहीं जाएगा, स्टैंडर्ड की अपनी बातें एक्सप्लेन करेगा, उसको अपना कंपेयर करवाएगा, ट्रांसपेरेंट करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड को ओवरराइड, कि स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ ये कुछ और कह दे। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं है, पहली बात तो ये, और ना ही उसको ओवरराइड करता है। IASB may sometimes specify requirement in a standard that depart from the aspects of the conceptual framework। क्या मतलब है इसका, IASB कौन है, स्टैंडर्ड लिखने वाला, वो खुद कह देता है कि ये चीज जो हम लिख रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिस्कस नहीं है, ये उसके अलावा है, उसके बाहर है। क्या लिखा हुआ है, इन स्टैंडर्ड डिपार्ट फ्रॉम द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। Further, the conceptual framework may be revised from time to time. Revision of the conceptual will not be automatically lead to change to the standard। कहता है ये रिवाइज होते रहता है conceptual framework, और कहता है conceptual framework चेंज होने का मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड भी चेंज करो, चेंज कर सकते हो लेकिन कंपलसरी ये तीन बातें, IFRS स्टैंडर्ड नहीं है और ना ही स्टैंडर्ड को ओवरराइड करेगा। IASB खुद कह देता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो डिपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं है। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि ये टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिवाइज कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे तो हमने स्टैंडर्ड भी रिवाइज करना है। इसके चैप्टर्स के नाम कुछ लिखे हुए हैं, मतलब जैसे हमारे सेक्शन होते हैं इनके चैप्टर्स। पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव जो ऊपर हमने पढ़ लिया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देना, गैप कम करना, वो सारे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हमने पढ़नी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंस ये भी हमने पढ़ना है अभी। रिकग्निशन, डी रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, ये 8 चैप्टर हैं इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के, जिनमें एक चैप्टर हमारा हो चुका है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में यही है, बाकी तो उसने और एक्सप्लेन किए हुए, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही है कि बस पता होना चाहिए। क्या हुआ हमारे सिलेबस में, चैप्टर सारे, जैसे पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हो गया, ऐसे ही हैं सारे चैप्टर। अभी देखने एक और चैप्टर कंप्लीट होने लगा, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक और चैप्टर खत्म होने लगा, इसी पेज भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कौन से होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। और ये हमने PRC में इसकी बड़े अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी थी जो आप भूल गई होगी। अब देखें, एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, इक्विटी और लायबिलिटी क्लेम होता है, ये MCQs हो सकते हैं आपके। एसेट्स हमेशा इकोनॉमिक रिसोर्स होगा, लायबिलिटी और इक्विटी क्या होगा, क्लेम। इनकम और एक्सपेंस से क्या होगा, इक्विटी के अंदर चेंज आएगा। क्या लिखा हुआ है, चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड क्लेम रिफ्लेक्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये अभी मैं बताता भी हूं। और अदर चेंज, ये और चैप्टर खत्म हो गया आपका। एलिमेंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या थी, अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, बस खत्म होगी डेफिनेशन। लायबिलिटी की डेफिनेशन, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी ट्रांसफर द इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, ये वही बात PRC की डेफिनेशन लिखी हुई। इक्विटी की डेफिनेशन क्या थी भला, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स। एक बात और बताई थी, ये जो लायबिलिटी होता है ये होता है क्लेम अगेंस्ट द एसेट, और जो इक्विटी होता है वो क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी, क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी और वो क्लेम अगेंस्ट द इनकम एक्सपेंस। इनकम की डेफिनेशन किसको याद है, इनकम और एक्सपेंस की, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इक्विटी। इनकम की डेफिनेशन क्या थी, इंक्रीज इन एसेट,
डिक्रीज इन लायबिलिटी, एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन इक्विटी। ये लिखा हुआ है चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड क्लेम रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल increase in asset, decrease in liability, result the increase in other than those resulting to the contribution from the holder of the equity। याद आ रहा है? ये चलवा रहा है तो बेटा ओके है। ये अगला चैप्टर कंप्लीट हो गया। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अगला चैप्टर होने लगा। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है फंडामेंटल क्वालिटेटिव और एक है एनहांसिंग क्वालिटेटिव। पेपर में ये सवाल आ गया था कि ये बताओ कि ये फंडामेंटल क्वालिटी है या एनहांसिंग क्वालिटी है। फंडामेंटल बेसिक ये होनी ही होनी है। एनहांसिंग अगर ये होगा तो इसकी क्वालिटी एनहांस हो जाएगी। दो, रेलिवेंट और फेथफुल। रेलिवेंट और फेथफुल, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रेलिवेंट एंड फेथफुल। रेलिवेंस का क्या मतलब होता है? ऐसा ऑल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फेथफुल के बारे में ये बताया हुआ है कि फेथफुल कब समझी जाएगी। ये पेपर में सवाल आ सकता है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन या ट्रू एंड फेयर व्यू कब समझा जाएगा। ये हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बता रहा है कि जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, न्यूट्रल हूं, फ्री फ्रॉम, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपसे कोई पूछता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, हम कहेंगे जो कंप्लीट हो इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, न्यूट्रल हो और फ्री फ्रॉम एरर। वही वाली बातें क्या होना चाहिए। इमटेरियल वो तो होता ही है ना मसला। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि फंडामेंटल क्वालिटी कौन सी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आपने कहना है रेलिवेंस और दूसरा फेयर वैल्यू, फेथफुल और एनहांसिंग क्वालिटी। उसमें आ जाती हैं चार, कंपेरेबल, वेरीफाइएबल, टाइमलाइननेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये कौन सी क्वालिटीज हैं? एनहांसिंग क्वालिटीज। एनहांसिंग क्वालिटी से क्या होगी कि अगर ये क्वालिटीज होंगी, ये फीचर्स होंगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो इसकी क्वालिटी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और वो कौन सी चार हैं? पहला, कंपेरेबिलिटी, कंपैरेटिव फिगर नहीं बनाते हैं, इस साल की इंफॉर्मेशन साथ पिछले साल की इंफॉर्मेशन ताकि कंपेयर हो जाए। वेरीफाइएबल, वेरीफाइएबल पेपर में आपको सवाल आ सकता है कि कैसे वेरीफाई करोगे। डायरेक्ट वेरिफिकेशन होती है, इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन होती है। डायरेक्ट वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हम खुद जाकर इन्वेंट्री काउंट कर लें, खुद जाकर अकाउंट को चेक कर लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सॉरी बीआरएस को खुद देख लें। यह डायरेक्ट वेरिफिकेशन। एक होता है इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन का मतलब है कि हम कुछ फार्मूलाज या कुछ मेथड्स या किसी से पूछ लें या कोई सैंपलिंग या कोई डाटा देख लें वहां से, यानी हमने इन्वेंट्री का लेजर देखा, वहां से जो अमाउंट है वही ले ली। ये इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन है, किसी और का काम किया हुआ है। ऑडिट तो हम खुद कर रहे हैं। उसके बाद टाइम लाइनेस का क्या मतलब होता है? ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड एट अ टाइम फैशन। टाइम फैशन का मतलब है जो इंफॉर्मेशन जिस साल की है उसी में प्रेजेंट हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो अंडरस्टैंडेबल हो। तो फंडामेंटल क्वालिटी, रेलिवेंस और फेथफुल प्रेजेंटेशन। और एनहांसिंग क्वालिटी, पहला कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइम लाइनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। उसके बाद है कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन यूजफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉस्ट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? आपके जो इंफॉर्मेशन हासिल करने के खर्चा आ रहा है वो उसके बेनिफिट से कम होना चाहिए। खर्चा देखिए, आपको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे खर्चा आएगा ना, आपने वेरीफाई करनी है चीजें,
तो जो भी आपने एक्सपेंस आना है ना किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने पे, उसका फायदा उसके एक्सपेंस से ज्यादा होना चाहिए, फायदा उसका ज्यादा होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अगर जिसका बेनिफिट कम होगा वो कहते हैं उस इंफॉर्मेशन को छोड़ दो। जिस इंफॉर्मेशन का कॉस्ट ज्यादा आ रही है और बेनिफिट उस इंफॉर्मेशन का कम है, तो हम कहेंगे छोड़ उसको, रहने दो, उस इंफॉर्मेशन को ना प्रेजेंट करने की जरूरत है ना कलेक्ट करने की जरूरत है। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ही कंपल्सरी लिखनी है, फिर उसकी कॉस्ट नहीं देखी जाएगी। तो ये 3 बातें लिखी हुई हैं। बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सीड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग इट। उसका बेनिफिट एक्सीड करना चाहिए उसकी कॉस्ट से। फिर इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इफ कॉस्ट इज नॉट वर्थ द बेनिफिट। तीसरी बात, अ प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट must not omit mandatory disclosure of the standard on the pretext that cost information may not be justified। वो कहता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ओमिट ना कर देना जो कि बहुत ही मैंडेटरी हो और उसकी कॉस्ट फिर जस्टिफाई हो ही जाती है। तो 3 बातें, पहली बात, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है या प्रोवाइड करनी है उसका बेनिफिट एक्सीड करना चाहिए उसकी कॉस्ट से। जिसका बेनिफिट एक्सीड नहीं कर रहा उस इंफॉर्मेशन को हम छोड़ देंगे, और जो इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है फिर वो वैसे ही कंपल्सरी हो जाती है, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है। लास्ट, रिकग्निशन और डी रिकग्निशन। हमने किसी भी ट्रांजैक्शन को एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस बुक्स में रिकग्नाइज कब करना है, ये हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सिखाता है, स्टैंडर्ड में कहीं नहीं लिखा हुआ। वो कहते हैं ऑल इवेंट्स and transactions should be recognized when control, risk and reward वो transfer to the buyer, otherwise फिर आपने recognize। वो कहते हैं relevant information about the assets या liability and about any resulting income, expense या change in equity को कब recognize करना है वो हमें सिखाया जाएगा। फिर वो जो इंफॉर्मेशन है अ फेथफुली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटी या इनकम और एक्सपेंस कब होना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, फेथफुल प्रेजेंट। ये लिखने का तरीका उसने बताया, वो ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, हाउ टू रिकॉग्नाइज लिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लिखा हुआ है आपके पास, ओपनिंग इक्विटी प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। ये वही लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या होता है, और ये किस दिन का है, प्लस स्टेटमेंट ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द माइनस कंट्रीब्यूशन टू होल्डर, मतलब फर्दर कैपिटल और माइनस ड्राइंग्स डिविडेंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंड की इक्विटी। ये रिकॉग्निशन आपने एक नजर पढ़ना है, और फिर इसके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने एक करने हैं कल। ये खत्म नहीं, ये पूरा चैप्टर नहीं खत्म हुआ, इसका एक फेज खत्म हो गया। क्या है? इसके 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आप 4 हो गए, 4 क्वेश्चन है, ये आपने हल करने हैं। इसके नीचे वैसे आंसर भी गिवन है, तो ये आपने एक फेज आपने हल कर लेना है, क्योंकि अगर सारा पढ़ लिया ना तो ये फिर याद नहीं होना। ये टोटल आपके 2 या 3 पेज पड़ेंगे। पहला, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, 3 पेज पड़ेंगे टोटल। पेपर में सवाल कैसे आएगा, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में आएगा। वैसे अलग से जो सवाल इसका न्यूमेरिकल आएगा ना वो अगला है, नेक्स्ट फेज है इसका। अभी ये थ्योरेटिकल सवाल आएगा इसका, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, एमसीक्यूज। देखिए अगर आपके पास कोई पास पेपर है तो इसका मैं डेमो दिखा देता हूं, ये देख लेते हैं। वो तो आप लोगों पर डिपेंड करता है, मैं तो अभी खत्म कर दूं।
ये देखें इसका क्वेश्चन, ये एमसीक्यू शायद इसके अंदर, ये देखें, अकॉर्डिंग टू द conceptual framework for financial reporting, the total amount of the equity in general purpose finance statement is aggregate market value of equity claim on the entity, carrying amount of all recognized assets less carrying amount of all recognized liabilities. क्या होता है इक्विटी, क्या है वो कहता है conceptual framework के हिसाब से टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी क्या होती है, कैरिंग अमाउंट होते टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। उसने पहले क्या कहा कि एग्रीगेट मार्केट वैल्यू, नहीं मार्केट वैल्यू नहीं होती, कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड एसेट्स लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड, फिर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेज, ये भी नहीं है, अमाउंट कुड बी रेज्ड बाय सेलिंग, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आया एसेट। ये अभी भी जो हमने ये पढ़ा है ये इक्विटी में लिखा हुआ है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। तो इसी तरह से इसका जैसे इसमें एक नंबर का सवाल आया है और मुझे लगता है बस एक नंबर का ही है, ये एक और सवाल भी है। अंडर द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हमारा अगला है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अभी पढ़ना है, उसका एक नंबर का सवाल आ गया। यानी इसी तरह से ये 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर एमसीक्यूज में कवर होते हैं। एक दफा 7 नंबर का सवाल आया बड़ा 5 का 4, ये बड़े सवाल है वो न्यूमेरिकल है, और थ्योरेटिकल इसी तरह से एमसीक्यूज कवर होते हैं।